अनिका ने देख लिया था कि योगराज रोहित पर गोली चलाने वाला था। ये देखते ही अनिका चिल्लाते हुए दौड़ी, रोहित! लेकिन तब तक योगराज ने गोली चला दी थी। बंदूक से गोली पूरी रफ्तार से निकली। रोहित को अभी गोली लगती कि अचानक से अनिका बिजली की रफ्तार से रोहित के सामने आ गई और उसने गोली रोक ली। अनिका ने उस गोली को कुछ इस तरह से पकड़ लिया था मानो उसने कोई मूंगफली पकड़ी हो। ये बहुत ही अजीब और चौंका देने वाला दृश्य था। इसे देखकर किसी को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई फिल्म का सीन हो। मगर रोहित ने जब अनिका का ये हैरत अंगेज कर देने वाला एक्शन देखा तो उसकी आंखें मानो फटी की फटी रह गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका ने आखिर ये किया तो किया कैसे, क्योंकि अनिका ने अभी जो किया था वो कोई मामूली काम नहीं था। क्योंकि हर कोई जानता है कि गोली गन से कितनी स्पीड से निकलती है और अनिका उस गोली की रफ्तार से भी तेज होकर रोहित के पास आ गई थी और उसने उस गोली को रोहित को लगने से रोक लिया था। रोहित अभी कुछ कहता या खुद को संभाल पाता, इतने में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने आदमियों से कहा, बॉयज फायर! उसके इतना कहने के साथ ही सारे गार्ड एक एक करके योगराज को निशाना बनाकर गोली चलाने लगे। मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर ही योगराज का सीना गोलियों से छल्ली छल्ली हो गया और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। उसके शरीर से जो खून निकला था उसने उस जगह की मिट्टी को लाल कर दिया। योगराज की मौत हो चुकी थी। रोहित ने जब ये देखा तो उसने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए थम्स अप का इशारा किया, क्योंकि उसे पता था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इसलिए रखा गया था ताकि वो रोहित और उसके परिवार की सिक्योरिटी का जिम्मा उठा सके। और उसने जब ये देखा था कि योगराज रोहित पर गोली चलाने वाला था तब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर डर गया था कि अगर अभी योगराज को नहीं मारा गया तो फिर हो सकता है कि वो आगे जाकर रोहित को गोली मार दे। इधर दूसरी तरफ दमयंती देवी जो सिक्योरिटी रूम में थी, उसने अपनी स्क्रीन पर जब योगराज की लाश को देखा तो पूरी तरह से चीख पड़ी, नहीं रोहित, अनिका, तुमने मेरे बेटे को मार के ठीक नहीं किया। मैं तुम दोनों को बर्बाद करके रख दूंगी। तुमने मेरे बनाए इस काले साम्राज्य को भी उजाड़ दिया। तभी वहाँ पर एक औरत आई। उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। उसने दमयंती देवी की तरफ देखकर कहा, माँ साहब, अभी आप यहाँ से चलिए, ये भावुक होने का वक्त नहीं है। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गई तो फिर रोहित आपको पकड़ लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। आपका यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। इतना कहने के बाद वो औरत दमयंती देवी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगी, मगर दमयंती देवी पूरे गुस्से में थी। वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना था। उसने अपनी बंदूक निकाली और वो उस कमरे से जाने ही वाली थी कि इतनी भी वो औरत उसके सामने आ गई। उसने कहा, माँ साहब, आपने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, इसके बाद आप इस तरह बच्चों की जैसे बर्ताव कर रही हैं। आपको पता है ना, आप अभी रोहित और अनिका के सामने जाएंगी तो आपके साथ क्या होगा? आपको देखते ही रोहित के आदमी आप पर गोली चला देंगे। इतना कहने के बाद उस औरत ने माँ साहब को समझाते हुए आगे कहा, और अभी आपने देखा नहीं अनिका ने क्या कारनामा किया है? इससे आपको अभी तक समझ नहीं आया कि जिस चीज की तलाश में हम इधर उधर भटकते रहे, हम इतने पागल हो गए कि हमने न जाने कितने कत्लेआम मचा दिया। वो दवाई अनिका के अंदर है, मगर वो दवाई हमें तभी हासिल होगी जब आप जिंदा रहेंगे। इसलिए अभी आपका जिंदा रहना जरूरी है। हम फिर लौट कर आएंगे, मगर अभी यहाँ से जल्दी चलिए। इधर पीछे की तरफ मैंने गाड़ी बुला ली है। हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे सारे आदमी मारे जा चुके हैं और जिन औरतों को हमने बंदी बनाकर रखा था वो आजाद हो चुकी हैं। वो हमारे किसी काम की नहीं। ये सुनने के बाद माँ साहब को भी यही लगा कि कहीं ना कहीं उस औरत की बात सही थी। वो उस औरत के साथ पीछे के रास्ते से वहाँ से निकल गई। सामने ही एक जीप खड़ी थी। उसी में बैठकर दमयंती देवी अपने काले साम्राज्य से दूर जाने लगी। रोहित के एक गार्ड को जब इस बात की भनक लगी तो वो दौड़ता हुआ रोहित के पास गया और बोला, सर दमयंती देवी यहाँ से भाग रही है। ये सुनते ही दूसरे गार्ड ने कहा, हमें उसके पीछे जाना चाहिए, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। जैसे ही उस आदमी की बात रोहित ने सुनी, उसने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर एक इशारा किया। उसका इशारा पाते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने आदमियों को दमयंती देवी के पीछे जाने के लिए कहा और वो खुद भी उस तरफ जाने लगा जिस तरफ दमयंती देवी गई थी। अब उस जगह पर कुछ औरतें बची थीं जो आपस में खुसर-पुसर कर रही थीं। वहीं इधर रोहित और अनिका चुपचाप खड़े थे। रोहित के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे अनिका को लेकर। वो ये जानना चाहता था कि आखिर अनिका ने उस गोली को अपने हाथों से कैसे रोक लिया था। रोहित ने पूछा, अनिका, तुमने ये सब कैसे किया? आखिर तुम कौन हो? क्या तुम मेरी ही अनिका? रोहित अभी आगे कहता, इतने में अनिका रोहित के पास आई और उसके होंठ पर हाथ रखते हुए कहा, रोहित, मैं तुम्हारी अनिका ही हूँ, मगर मैंने तुमसे एक सच छुपाया। या यूं कहीं कि मुझे भी उस सच के बारे में कल रात को ही पता चला जब मेरी माँ ने बताया। इतना कहने के बाद रोहित को अनिका ने वो सारी बातें बताई जो कुछ भी स्वाति मल्होत्रा ने कहा था। पूरी बातें कहने के बाद अनिका ने आखिर में कहा, रोहित, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मेरे शरीर में जब तक V16 पावर जग रहेगा तब तक मैं बहुत ही खास और सुपर वुमन बनकर रहूंगी। और हाँ, मेरी जिंदगी भी अब आम लोगों वाली नहीं होगी। न जाने ये सच जानने के बाद तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे? क्या तुम मुझे इस तरह एक्सेप्ट? अनिका की जुबान से आगे एक भी शब्द निकलते इससे पहले ही रोहित ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनिका, तुम मुझे हर तरह से एक्सेप्ट हो। मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि तुम मेरे साथ रहो। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि जब मुझे तुम्हारी ये सच्चाई पता चलेगी तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी सांस हो अनिका, और इंसान बिना सांस के कैसे रह सकता है? क्या तुमने कभी सोचा है? रोहित के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर अनिका की आंखें नम हो गई थी। उसने रोहित को कस के गले लगाते हुए कहा, आई लव यू रोहित। ये देख वहाँ खड़ी औरतें तालियां बजाने लगी। तभी उनमें से एक औरत आगे चलकर आई। उसने रोहित के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मेरी बेटी आपके ही होटल में काम करती है, मगर न जाने वो कहाँ है, उसे क्या हुआ, और तो और मेरा बेटा। कहते हुए वो औरत रोने लगी। रोहित ने जब उस औरत की तरफ देखा उसे शर्मिला की याद आ गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा काफी हद तक शर्मिला से मिलता था। रोहित ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा, आप शर्मिला की माँ है ना? तभी उसने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद रोहित ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शर्मिला बिल्कुल सही सलामत है। रोहित इतना कहकर चुप हो गया था कि इतने में उसका फोन बजा। उसने जब अपना फोन देखा तो पाया कि इंस्पेक्टर गिरिवाल का नंबर फ्लैश हो रहा था। रोहित को कुछ अजीब लगा, मगर उसने ना चाहते हुए फोन उठाया। तभी फोन के उस पार से इंस्पेक्टर गिरिवाल ने कहा, साहब, मैं जिस घर के बारे में आपको बता रहा था, जहाँ मुझे बेहोश किया गया था, उसके पीछे शर्मिला के गांव का एक जमींदार था। उसे मैंने पकड़ लिया है और उसने शर्मिला के भाई को किडनैप करके रखा था। वो भी मेरे पास है। मैं शर्मिला के पास ही जा रहा हूँ। आपको यही अपडेट देने के लिए फोन किया था। रोहित ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
उसने फोन पर कहा, तुम दोनों के साथ ही रहना, मैं शर्मिला की माँ को वहाँ पर भेज रहा हूँ। इतना कहकर रोहित ने फोन काट दिया और फिर शर्मिला की माँ को पूरी बात बताई। शर्मिला की माँ खुश हो गई। इतने में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके सारे गार्ड्स भागते हुए वहाँ पर आए। वो सारे हाँफ रहे थे। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपना सर झुकाकर कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, हम दमयंती देवी को पकड़ नहीं पाए क्योंकि इस रेगिस्तान में उसने कई सारे गुप्त रास्ते बनाकर रखे थे। उसी के जरिए वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गई। तभी रोहित ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल दमयंती देवी अंडरग्राउंड ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी जब कभी आगे फ्यूचर में वो आएगी तो मैं और अनिका उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। उसे हम दोनों मिलकर रोकेंगे, क्यों अनिका? इतना कहकर रोहित ने अनिका की तरफ देखकर आंख मारी। अनिका ने भी रोहित की तरफ आंख मारते हुए कहा, बिल्कुल, अनिका और रोहित हमेशा एक साथ थे, हैं और ऐसे ही रहेंगे। उनको कोई अलग नहीं कर सकता। इसके बाद रोहित हेलीकॉप्टर में अनिका के साथ बैठकर मनाली जाने के लिए निकल गया। उसके पीछे पीछे बाकी हेलीकॉप्टर भी आ रहे थे और उन्हीं में से एक में शर्मिला की माँ थी। इधर रोहित ने अनिका को गले लगाते हुए कहा, अनिका अब बताओ, इतना एक्शन करने के बाद हम रोमांस करने कहाँ चले? ये सुनने के बाद अनिका ने रोहित को छेड़ते हुए कहा, तुम भी रोहित, क्या ऐसे सबके सामने? और रही बात घूमने जाने की, तो फिर वो हम क्यों डिसाइड करें? वो बच्चों को डिसाइड करने देते हैं, क्योंकि उनके साथ भी हमने ठीक से टाइम स्पेंड नहीं किया है। अब तो हमारे सामने कोई भी मुसीबत नहीं है, तो हम बेफिक्र होकर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और एक बार फिर से कहीं दूर वेकेशन पर जा सकते हैं। तभी रोहित ने कहा, हाँ बिल्कुल, इसलिए चलो ठीक है, जब हम स्वीट पहुंचेंगे तो बच्चों से पूछ लेंगे कि आखिर उनको कहाँ जाने का मन है। मगर तुम भी एक बात याद रखना, जैसा हम लोगों ने वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। ये सुनकर अनिका ने रोहित की तरफ घूर कर देखकर कहा, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? ये सुनकर रोहित ने भी गंभीर होते हुए कहा, हाँ मुझे तुम पर शक है। इसके तुरंत बाद ही वो हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसते हुए देख अनिका भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोपहर के 3 बजते बजते रोहित अनिका को लेकर मनाली पहुंच गया था। रोहित और अनिका जैसे ही प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर दाखिल हुए, तीनों बच्चे आकर उनसे लिपट गए। उनका परिवार अब वाकई खुशहाल लग रहा था। रोहित और अनिका तीनों बच्चों के साथ बातचीत कर ही रही थी। इतने में अचानक से रोहित का फोन बजा। उसने जब फोन की तरफ देखा तो पाया कि डॉक्टर का फोन आ रहा था जो सनी का इलाज कर रहा था। अब रोहित को न जाने क्यों अजीब सा लगने लगा। उसने डरते हुए फोन उठाया। फोन के उस पार से डॉक्टर ने कहा, मिस्टर मारवा, मुबारक हो, सनी को होश आ चुका है, आप सनी से आकर मिल सकते हैं। वो जब से होश में आया है आपका ही नाम लिया जा रहा है, आप जल्दी आ जाइए। रोहित ने जैसे ही ये सुना वो बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़ा। रोहित मारवा का ऐसा रूप देखकर तीनों बच्चे हैरान हो गए और रोहित को देखने लगे। वहीं अनिका को भी जब रोहित की खुशी का कारण पता चला तो वो भी खुशी से झूम उठी। तीनों बच्चे भी पूरी तरह से खुश थे कि उनके सनी चाचू को होश आ चुका था। रोहित ने जैसे ही फोन रखा उसने अपनी बाहें फैला दी और तीनों बच्चों की तरफ और अनिका की तरफ देखकर इशारा किया। उसका इशारा पाते ही तीनों बच्चे और अनिका दौड़कर रोहित के पास आ गए और उससे लिपट गए। रोहित ने तीनों को कसकर गले लगा लिया और फिर कहा, आई लव यू गाइस, वी आर फैमिली। और मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिलेगी। रोहित भावुक हो गया था। उसकी आंखों में नमी देख अनिका ने रोहित की आंखों में देखते हुए कहा, मनाली में हमारी कहानी शुरू हुई थी मगर बीच में हम बिछड़ गए थे, पर अब फिर से मनाली शहर ने हमें एक कर दिया। हमारा परिवार पूरा हो गया रोहित। इसके बाद रोहित और अनिका ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और फिर कहा, अब हम साथ में मिलकर यहाँ से एक नई कहानी लिखेंगे। इस कहानी के इतने लंबे सफर में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वो कहते हैं ना, हर अंत के बाद एक आरंभ होता है। हो सकता है अनिका और रोहित की इस कहानी का फिर से कोई नया आरंभ हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।